ये आकाशवाणी है। कहीं देर ना हो जाए, प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 16वीं कड़ी, परमाणु आपदा। कुदरत के संग मनमानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। शर्मिला, वो जूही कहाँ है? अरे यार वो तो नहीं है, वो तो लाइब्रेरी में होगी। अच्छा, ये बात छोड़, तू बता मेरी शर्ट कैसी है? रोहन, मानती हूँ कि तू बहुत इंटेलिजेंट है। पिक्चर चलेगी? बस हो गया, शुरू हो गया तेरा फिर से। अरे इतना बड़ा, इतना वास्ट प्रोजेक्ट है हमारा और तू फिर शुरू हो यार गया। हो जाएगा ना, तू भी जूही की तरह बातें करती है हमेशा। हेलो लिसन टू मी। हाय सर। हाय वाय छोड़ो, तुम लोग बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो, समझे? केवल 10 दिन बचे हैं और अभी तक तुम्हारे पोस्टर भी तैयार नहीं हुए। और तुम रोहन, ये बेकार की बातों में बहुत व्यस्त रहते हो। नहीं सर, असल में मैं अभी तक ना विषय तय नहीं कर पा रहा हूँ। ओह अच्छा, तुम अभी तक असमंजस में हो। गुड, वेरी गुड। भाई तुम सब इस तरह ही करते रहे ना तो मुझे छोड़ना पड़ेगा और प्रधानाचार्य को बता दूंगा कि इस बार कोई प्रदर्शनी नहीं लगेगी। अरे नहीं सर, मैं और जूही परमाणु विपदा पर कुछ पोस्टर बनाएंगे। हमने डाटा भी एकत्रित कर लिया है। इस सप्ताह के अंत में हम पोस्टर तैयार कर लेंगे सर। गुड शर्मिला, गुड। थैंक ये यू। तो बहुत अच्छा है। पर ये जूही कहाँ है? लाइब्रेरी और सर वो जल्दी आ जाएगी। वो एक्चुअली कंप्यूटर पे कुछ प्रोजेक्ट में लगी हुई है। बस सर अभी 10 मिनट में खत्म करके आती ही होगी। ठीक है बच्चों, जी। उसे प्रोजेक्ट पूरा करने दो। हैं? इतने में तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ से शुरू करोगी शर्मिला? वो सर हमने फुकुशिमा पर सोचा हुआ है। ओह, इसी का मुझे डर था। तुम्हें समझना होगा कि फुकुशिमा इस कड़ी का अंत है। अगर तुम्हें परमाणु विपदा का इतिहास बताना है तो तुम्हें काफी पहले से शुरू करना होगा। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। यदि खतरे की संभावना इतनी अधिक है तो हम परमाणु ऊर्जा बनाते ही क्यों हैं? बिल्कुल भाई, रोहन ने ये बात सही पकड़ी है। हमें ऊर्जा की जरूरत है अपने घर में, रोशनी के लिए, शॉपिंग मॉल में, फैक्ट्री में, और ये जरूरत बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें ऊर्जा का स्रोत चाहिए ही चाहिए। तो क्या हम ऊर्जा की आवश्यकता पर कुछ पोस्टर प्रारंभ करें? ये प्रभावी होगा, लेकिन ज्यादा पोस्टर मत बनाना भाई, क्योंकि तुम्हें अधिक स्थान नहीं मिल पाएगा, समझे? ओके, और पहले पोस्टर में हम अपनी बिजली की आवश्यकता को अंक देंगे। और एक ग्राफ सर। तुम अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दो रोहन, हैं? सलाहकार बनने की जरूरत नहीं है। और सर अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ तो ये सीधा ऊपर की ओर ज्यादा दिखाई देगा ना? शर्मिला, सीधी लाइन तो नहीं, पर हाँ, तुम्हारा ख्याल तो सही है। जी। न केवल हमारी जनसंख्या बढ़ोतरी पर, बढ़ती हुई ऐशो आराम की जिंदगी पर ऊर्जा की लागत बढ़ती ही जाएगी। लो, जूही भी आ गई। हेलो सर। हेलो। हाय रोहन, हाय शर्मिला। हाय। कैसे हो तुम लोग? हम लोग ठीक बढ़िया है, तुम है। कैसी जूही, हो? एक बात बताओ, जी। तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया? नहीं सर, अभी काफी कुछ करना बाकी है। लेकिन अभी तक तुम्हें अपने सारे प्रोजेक्ट को भूलकर इस प्रदर्शनी पर ध्यान दिखाना चाहिए था भाई। लेकिन अभी 2 सप्ताह है हमारे पास और प्रोजेक्ट सोचने का काफी समय है, आई थिंक सो। हाँ शर्मिला, किसी हद तक तुम ठीक तो कह रही हो। शर्मिला, हम अपनी मर्जी की ऊर्जा की मांग के बारे में बात कर रहे थे। जी। तुम्हें कुछ विश्वसनीय आंकड़े लेने होंगे, जैसे सर? जैसे कि यूएसए की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। वो क्या कर रहे हैं सर? ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2040 तक हमारी ऊर्जा की मांग 50% तक बढ़ जाएगी। 50% तक? ये तो बहुत है सर। और हमें इसे भरने के लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी। हाँ बच्चों, इतने जल्दी निष्कर्ष मत निकाला करो तुम लोग। हम दूसरे पहलुओं को नकार नहीं सकते, पर यह सच है, भविष्य में
परमाणु ऊर्जा अहम भूमिका अदा करेगी। लेकिन सर, बहुत से यूरोप के देश तो अपने यहाँ परमाणु संयंत्रों को बंद करने की सोच रहे हैं। हाँ जूही, तुम ठीक कह रही हो। उनके सामने तर्क है, परंतु सीमित संसाधनों के रहते हुए आप इसे नकार नहीं सकते। परमाणु ऊर्जा मुट्ठी भर ईंधन से आयात मात्रा में पैदा की जा सकती है। देखो भाई, आज का समय पूरा हो गया। रोहन जी सर। जाने से पहले ये डीवीडी लेते जाना। खास तौर से मैं तुम्हारे लिए कार्यालय से लेकर आया था। सर, कोई मूवी है क्या? बिल्कुल ठीक कहा भाई। परंतु ये शाहरुख खान या अजय देवगन की नहीं है, ये चेरनोबिल की घटना पर है। चेरनोबिल? ये क्या होता है सर? अरे प्रश्न नहीं, तुम इस डीवीडी को प्यार से ले जाना और कल मुझे बताना तुमने क्या सीखा। ओके बच्चों, बाय बाय सर। बाय। हाय। हाय। क्या हुआ? क्या डिस्कस हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू। वैसे क्या आप लोग जानते हो ये कितनी आवश्यक घटना थी? कौन सी? यूक्रेन ही इससे प्रभावित नहीं था, बल्कि यूरोप का बहुत बड़ा भाग इससे प्रभावित हुआ था। अच्छा, और ये किस वर्ष की घटना है? 1986 की घटना है। लेकिन 1986 में हम तो पैदा नहीं हुए थे, और तू भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। लेकिन तुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ से आ जाती है? 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठने से कुछ नहीं होता है, पता है। और आगे सुनो। बताओ। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का भाग था। सोवियत संघ पिछली सदी के 90 के दशक में बिखर गया था। लेकिन रोहन, हमें तो चेरनोबिल के बारे में जानना है ना? चाय पिलाओगी? मैं तुझे साथ में मट्ठी भी खिला दूंगी। थैंक यू। फिर सुनो। 4 परमाणु संयंत्र लगाए गए थे। इनका डिजाइन RBM के आधार पर हुआ था। ओफो, अब ये RBM के क्या भला है? ये अति दबाव वाले चैनल संयंत्र होते हैं। कम ऊर्जा लोड पर अस्थिर होते हैं। 26 अप्रैल की सुबह बहुत कम लोड पर ही ऑपरेटर ने इन्हें चालू कर दिया। यार रोहन, मैं अभी भी नहीं समझी, क्या उस कम लोड के कारण उसमें विस्फोट हुआ था? जी हाँ, अनियंत्रित ऊर्जा उत्पादन के कारण चेरनोबिल की चारों भट्टियों में विस्फोट हो गया। अच्छा। बहुत अधिक ऊर्जा के कारण ईंधन से भरी ट्यूब फटने के कारण ऐसा हुआ। अच्छा रोहन, जल्दी बताओ, विस्फोट के बाद का क्या दृश्य था वहाँ पर? ऊष्मा से भरपूर कणों के कारण भाप का दबाव बहुत बढ़ गया और विस्फोट के कारण 1000 मैट्रिक टन वाले संयंत्रों के ढक्कन हवा में उड़ गए, जिससे परमाणु भट्टियों का केंद्रक खुले वातावरण के संपर्क में आ गया। फिर क्या था? चारों तरफ आग ही आग। जी, आप विश्वास नहीं करेंगे। क्या? 10 दिनों तक भयंकर आग की लपटें उठती रहीं। परिणाम, चारों तरफ विकिरण ही विकिरण। फिर तो जान माल की भी बहुत बड़ी क्षति हुई होगी। बहुत। संख्या के हिसाब से 28 संयंत्र कर्मियों की मृत्यु हुई थी। थैंक गॉड, केवल 28, वो भी इतनी घटना के बाद। जी हाँ, उसके बाद भी विकिरणों के कारण मौत का खेल चलता रहा। ये कैसे? यार बहुत भूख लग रही है। तू तो हमेशा ना भूखा ही रही। सीरियस हो जा रोहन। एवरीबॉडी, क्या हो रहा है? हेलो सर। हाँ, क्या चल रहा है भाई? बस सर, वही डिस्कशन कर रहे हैं हम। लगता है सभी छात्र चेरनोबिल की घटना से अचंभित और आश्चर्यचकित हैं। रोहन, लगता है तुमने उसी मूवी को पसंद किया है। जी सर, मैं बता रहा था कि किस प्रकार 2 दशकों के बाद भी उससे लोगों की मृत्यु होती रही। बिल्कुल सच कहा। विकिरण बहुत घातक होती है। मेरा विश्वास है सर, उस समय 2 विस्फोट हुए थे। सच कहा तुमने। पर पहले विस्फोट ने दूसरी दाब वाली नलियों में विस्फोट किया और सारा वातावरण विकिरणों से दूषित हो गया। 10 दिनों तक लगी आग ने पर्यावरण को विकिरणों से भर दिया था। और सर, मैंने भी सुना है कि परमाणु भट्टियां सुरक्षित कवच में ढकी रहती है, इससे खतरों को कम किया जा सकता है। शर्मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इस प्रकार का कोई सुरक्षित कवच नहीं था। इससे सारे वातावरण में विकिरण फैल गई। सर, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं? बोलो। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि लोगों को वहां से सुरक्षित जगह स्थानांतरित नहीं किया गया। हाँ जूही, हालांकि सोवियत संघ की सरकार ने लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगह स्थानांतरित किया था। सर, क्या उसी प्रकार का प्रयास फुकुशिमा में भी किया गया? बिल्कुल किया गया था। यहाँ पर संख्या ज्यादा थी। 11 मार्च 2011 का न्यूक्लियर आपातकाल लागू करने के बाद
जापान की सरकार ने 2 किलोमीटर की परिधि से सभी 2000 नागरिकों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगह ले जाया गया। तो क्या उसके बाद उस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। इसकी परिधि धीरे धीरे फैलती गई। 3 किलोमीटर तक उसी रात को फिर 10 किलोमीटर और अगले दिन 20 किलोमीटर हो गई थी। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से हटाना पड़ा। सर, क्या होने वाले नुकसान के प्रति कोई संशय था? रोहन, आज तुम कुछ हद तक सही हो। यदि ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे और अधिक क्षेत्रों से लोगों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद 20-30 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया। यही बात बहुत ध्यान देने की है। सर, मैं क्या सोच रही थी, यदि जापान जैसे विकसित राष्ट्र इस प्रकार की घटना से हिल सकता है तो सोचिए दूसरे देशों का क्या होगा। वैसे ये खतरनाक घटना थी। बिल्कुल रोहन, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था की चर्चा करना उचित होगा। तो क्या इसका सुरक्षा मानकों से कोई संबंध है? हाँ, ऐसा ही है। IAEA ने परमाणु सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1992 से 1994 के दौरान कई बैठकों के बाद में गाइडलाइन तैयार की गई थी। सर, क्या ये प्रभावशाली है? ये बताइए, क्या पालन नहीं करने वालों को इसने कभी दंड दिया है? नहीं, इस संस्था को दंड देने का अधिकार नहीं है। अच्छा। सभी राष्ट्र देशों से सुरक्षा के संबंध में लिए प्रावधानों की जानकारी ये लेती है। लेकिन इस बार फुकुशिमा ने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे चिंता मत करो, घबराओ नहीं। मैं कहता हूँ घबराओ नहीं, चुपचाप खड़े रहो। अरे मैं देखता हूँ, आप लोग यहाँ हिलेंगे नहीं जब तक मैं नहीं आऊंगा। बिल्कुल नहीं हिलेंगे, समझे? अरे रोहन, तुम क्यों जा रहे हो? सर ने बोला है अरे प्रोफेसर सर ने तुम्हें मना किया है, हम लोगों को मना किया इनफैक्ट। शर्मिला, हाँ, वहाँ देखो यार, लोग डर के मारे इधर से उधर भाग रहे हैं। सही कह रही हो, बोलो। स्कूल के गेट के पास कुछ हुआ है। वो देखो, शर्मिला, कौन क्या कर सकता है यार? यार मैं भी तो तुम लोगों के साथ ही हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ क्या हो रहा है? शर्मिला यार, इतनी उतावली मत हो। देख, माधव सर घटना पर गए हैं ना। एक बुजुर्ग आदमी भी उनके साथ है, वो उसी तरफ रहता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? वो देखो, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। देखो, वो देखो, कुछ लोग उधर ही जा रहे हैं। सही कह रहे हो तुम। यार, हाँ रोहन, शर्मिला, हाँ देखो, शायद माधव सर लौट के आ रहे हैं। देख, हाँ, अरे देखो ना उधर। अरे इतनी जल्दी कैसे? नहीं जूही, वो माधव सर नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ ना यार, प्लीज यार, आखिरकार कोई धमाका हुआ है, वहाँ दहशत होगी। सभी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। सर हंस रहे। अरे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, ये किसी शरारती का काम था। थैंक गॉड। सर, हम तो डर ही गए थे। लेकिन इतनी तेज आवाज। लेकिन सर, आप कैसे जानते हैं? भाई, मेरा मानना है कि किसी ने कूड़े के ढेर में पटाखे रखकर आग लगा दी। क्या? इस समय वहां भीड़ भी नहीं रहती है और शरारत करने के बाद ओझल हो गया। हाँ, आप समझी मैं, इसीलिए चारों तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसकी आवाज विचित्र सी थी ना। जी सर। लगता है किसी ने धातु के डब्बे में रखकर ये सब किया। सर, मैं सोच रही थी, यदि छोटी सी घटना से दहशत फैल सकती है तो परमाणु संयंत्र के विस्फोट से क्या होगा सर? अरे जूही, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है। परमाणु भट्टियों की सुरक्षा करते समय ये माना जाता है कि विकिरणों के कारण प्रभावित क्षेत्र 10 किलोमीटर तक हो सकता है। अच्छा। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये इससे भी अधिक हो सकता है। सर, इस घेरे का क्षेत्रफल बहुत अधिक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? ये मेरा अपना विचार हो सकता है, जैसा मैंने कहा है। जी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 50 किलोमीटर की परिधि सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। लेकिन सर, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु संयंत्र दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं। ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों में कई मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। और सर, ऐसा करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित है? रेडियो एक्टिव भट्टी
मिट्टी और बाहरी पर्यावरण के बीच जी। कई भौतिक अवरोध और सुरक्षा दीवारें खड़ी की जाती हैं। मानव से होने वाली त्रुटियों का पूरा ख्याल रखा जाता है। सर, यदि मैं अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन फुकुशिमा पर तैयार करूं तो उचित होगा? रोहन, हमने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। सो व्हाट? सो व्हाट क्या? अब तुम हमारा आइडिया नहीं चुरा सकते हो। तो इसमें क्या हो गया? मतलब हमेशा बच्चों, ही हमारा अरे, शांत हो जाओ। रोहन, तुम तो पहले से ही चेरनोबिल पर काम कर रहे हो, ये बदलाव क्यों? सर, ये फुकुशिमा की घटना कैसे घटी थी? क्या ये मानव की गलती के परिणाम से हुआ था? हालांकि फुकुशिमा के तीनों रिएक्टर बहुत पुराने थे, लेकिन शर्मिला, जी। दूसरा सुनामी की लहरें बहुत ऊंचाई वाली थी। सर, और आम नागरिक इससे कैसे प्रभावित हुए? विकिरण जानलेवा होती है। क्या आप विस्तार में बताएंगे सर? हाँ, बिल्कुल बताऊंगा भाई। विकिरणों का नापने का एक अलग पैमाना है। इसकी छोटी इकाई मिलीसिल्वर्ट होती है। प्रकृति विकिरण हम पर पड़ती रहती है। एक्सरे भी खतरनाक विकिरणों की श्रेणी में आती है। ओह माय गॉड। सर, ये कितनी घातक होती है? गुड क्वेश्चन रोहन। विश्व विकिरण संगठन के अनुसार ये एक मिलीसिवर्ट के 10वें भाग जितनी हानिकारक है। 14 मार्च के दिन फुकुशिमा में लगभग 400 मिलीसिवर्ट प्रति घंटा विकिरण नापी गई थी। सर, क्या इससे आदमी की मौत हो सकती है? जूही, विश्व परमाणु संगठन के अनुसार 1000 मिलीसिवर्ट पर बेचैनी शुरू हो जाती है। सफेद रक्त कणिकाएं कम हो जाती हैं, परंतु मृत्यु नहीं होती। 5000 मिलीसिवर्ट अधिक घातक होती है। इससे महीने भर के अंदर आधी आबादी मौत के मुंह में समा सकती है। यानी आपका अभिप्राय है कि फुकुशिमा की घटना के बाद भी वहां पर स्थिति नियंत्रण में थी? मेरा तो यही कहना है कि घटना होने के बाद उसे नियंत्रण करने के पूरे प्रयास होने चाहिए। हमारे शरीर के लिए एक मिली सिल्वर्ट भी खतरनाक है। सर, समझ में आ गया। तुम्हें तो सबसे पहले समझ में आता है। वर्ष भर में काम करने वाले लोगों पर 30 मिली सिल्वर्ट से ज्यादा और 5 साल में कुल 100 मिली सिल्वर्ट से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सर, क्या हमारे देश में कोई इस प्रकार की दुर्घटना घटी है? हाँ, इससे मिलती जुलती घटना दिल्ली के मायापुरी क्षेत्र में 2010 में घटी थी ना। दिल्ली में? हाँ, कोबाल्ट 60 जो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो कबाड़ में पाया गया था। इसके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र के विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ी थी। सर, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सही में। पर सर, ये हुआ कैसे? ये सब बेकार पड़े विकिरण मशीनों के पार्ट कबाड़ी को बेचने के कारण हुआ था। इसका मालिक क्या करना चाहता था? कुछ उद्योगों में कबाड़ में पड़ी धातुओं जैसे लोहा, स्टील, तांबा आदि को पुनः रिसाइकल कर काम में लिया जाता है। अच्छा। रेडियो एक्टिव पदार्थ भी इन धातुओं के साथ मिल जाते हैं और इस प्रकार वातावरण को प्रभावित कर देते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, क्या प्रभावित लोगों को हर्जाना भी दिया गया था? राइट सर। इस दिशा में जूही अभी और काम करने की जरूरत है। अच्छा। उस समय इस तरह का कोई कानून नहीं था। और सर, क्या किसी अन्य प्रकार की घटना हमारे देश में घटी है क्या? अरे शर्मिला जी। परमाणु प्रतिष्ठानों की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता है। मीडिया में 2003 में कालपंकम शोधक संयंत्र से संबंधित घटना आई थी। सर, ये कहाँ पर है? तुम्हें ये भी नहीं पता? अच्छा, तुम्हें जैसे रोहन सब को कुछ सब पता है। अच्छा। कालपंकम संयंत्र चेन्नई से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा। यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कई इकाइयां हैं। सर, ये घटना क्या थी? शर्मिला, शोधक संयंत्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेडियो एक्टिव कचरा बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। सर, मैंने पढ़ा है ये कचरा अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इनको ठिकाने लगाना बड़ा जोखिम भरा काम है। भाई जूही, उस वर्ष 21 जनवरी को लीक होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में खतरनाक रेडियो एक्टिव कबाड़ बाहर निकल गया था। इससे कुछ कामगारों और विकिरणों का कुप्रभाव देखा गया। सर, क्या संयंत्र को बंद करना पड़ा? नहीं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ऐसा चाहता तो था, परंतु संयंत्र पर काम जारी रहा। अच्छा। बाद में पता चला वहां पर कोई नियमित
सुरक्षा प्रभारी भी नहीं था। सर, हाँ, मुझे मेरे प्रोजेक्ट का विषय मिल गया है। अरे वाह, क्या है भाई? हमें भी तो पता लगे क्या है तुम्हारा विषय। इस चर्चा से स्पष्ट है कि सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं होने के कारण ये होता है, कुछ मानव की गलतियां और कुछ अन्य कमियों के कारण। यदि इनको हम रोक पाते हैं तो हम सुरक्षित हैं। रोहन, कुछ तो सीख ली तुमने। चलो काफी ठीक जल्दी है। सीख लिया। थैंक यू। किसी एक दुर्घटना की बजाय मैं सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा। सर, क्या ये ठीक रहेगा? रोहन, ये विचार ठीक है। मुझे विश्वास है कि हमारी प्रदर्शनी बहुत सफल रहेगी। ये और रोहन के लिए तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय सर। इस बार हम जरूर जीतेंगे। हाँ, और हाँ जूही, समोसे हाँ, चाय भी याद है और बिल्कुल। मट्ठी भी याद है। और मेरी फिल्म भी। हाँ हाँ ठीक है ना। बम। यार रोहन, तू नहीं सुनेगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, मेरी फिल्म ना निकल जाए। ओके बाय बाय, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। ओके बाय। चलो हम लोग भी चलते हैं और अपने काम पर ध्यान देना। चलो, ठीक ओके, है, बाय बाय बाय। शर्मिला। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 16वीं कड़ी सुन रहे थे, परमाणु आपदा। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर मानस प्रीतम दास, हिंदी अनुवाद डॉक्टर RS यादव, समन्वय डॉक्टर R गोपीचंद्रन और BK त्यागी, निर्देशन उपेंद्र खुशू, प्रस्तुति सहायक रोहित प्रसाद और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे शिखा वर्मा, पूजा भारती, मोहन यादव और राकेश शर्मा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष में हुई थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष में हुई थी? और दूसरा प्रश्न है, रेडियो एक्टिव विकिरण को मापने की इकाई क्या है? फिर से सुन लीजिए। रेडियो एक्टिव विकिरण को मापने की इकाई क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय और यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए कि अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।